चाइनीज़ का ये कहना है कि दे लुकिंग फॉर विन विन सोल्यूशन, और उसका तरीका ट्रेड ही है आजकल। और कैसे करेंगे? ट्रेडिंग, गुड रिलेशनशिप, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज पे एम्फोसिस है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बिल्ली शायद काली हो या चीटी हो, वो चूहे पकड़े तो एज लॉन्ग एज इज कैचिंग माइस। हमने अपने लोगों के लिए तरक्की लानी है, अपनी इकोनॉमी की बनाई कि भाई हमने एक्सपोर्ट्स से ज़र मुबादला लेकर आना है और उससे हमने तरक्की करनी है। तरक्की का राज यही है कि आप अपने साइंसदान हों, अपने टेक्नीशियंस हों, आप अपनी इनोवेशन करें। इस किस्म की मैकेनिज्म नहीं बनी है कि जो कि बिलियन लोगों को एक तरफ ले। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ जाती है जहाँ उन्हें इस्तेहकाम लगे। ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी को जिम्मेदारी दी जाए, उसमें फेल हो जाए और उसकी कोई पूछने वाला नहीं। मैं जब देखता हूँ अपने पाकिस्तान की तरफ, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी जो है वो तकरीबन नामुमकिन हमने कर दिया है, इसलिए कि सेक्रेटरी या जो टॉप हमारी लीडरशिप है ब्यूरोक्रेसी की, आज एक डिपार्टमेंट में है, कल दूसरे डिपार्टमेंट में है, परसों तीसरे डिपार्टमेंट में है, तो उससे कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की बनती नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप के साथ एक मेहमान मुतारिफ़ करवाएंगे। उनका तवील तजुर्बा है चीन के साथ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चीन है क्या, चीनी कौम को क्या चीज़ मुमय्यज़ करती है दूसरी अक़वाम से, और ये कि चीन ने इतनी तरक्की कैसे की है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। तो हम खुशामदीद कहते हैं हामिद शरीफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हामिद शरीफ साहब एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंट्री डायरेक्टर थे चीन में। उसके बाद फिर चीनी हुकूमत ने एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक बनाया, तो वहाँ पे ये मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पे थे, और उनका बुनियादी काम था ओवरसाइट, क्योंकि इनका वसी तजुर्बा है इन मामलात में। तो तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है चीन का। अंदर से उन्होंने देखा कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, लोगों के समाजी ज़िंदगी कैसी है। तो मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था कि आपको मैं पकड़ूं और आपके साथ चीन की मुख्तलिफ़ जो जहतें हैं उसकी ज़िंदगी की, उस पर बात करें। तो आप ये बताएं, शुरू इसी से करते हैं कि जो चीन की मौजूदा तरक्की का लेवल है, उसका राज क्या है? ये ऐसा सवाल है जिस पे बहुत कुछ लिखा है लोगों ने, और जो सो कॉल्ड चाइनीज़ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बड़े इस पे तबसरा किया है। तो मैं तो बड़ा कोई चाइनीज़ एक्सपर्ट नहीं कहता, क्योंकि कुछ साल रहने से बंदा किसी मुल्क में एक्सपर्ट नहीं। लेकिन बहरहाल आपकी मालूमात तो बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो जो चीज़ें चाइना को मदद की हैं, एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए, वो कम्युनिज़म में थे तो वहाँ से वो निकले, उसमें डंग का जो है बड़ा किरदार है। डंग शाओपिंग। तो माओ के दौर में ही वो बहुत अरसे बाद बाहर निकले मुल्क से, और जब वो गए यूएस और वापसी पे फ्रांस भी गए तो उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा जी हम तो बड़े पीछे रह गए। तो उसने उसी वक्त ही जो है उसके जहन में आइडियाज़ आना शुरू हो गया, और जब वो लीडरशिप में पहुँचे तो उन्होंने बाकायदा ओपननेस को अडॉप्ट किया। इस्लाहात का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। जी हाँ, तो मुआशी इस्लाहात की तरफ उन्होंने रुजू किया, और उसमें जो एक बहुत उनकी पॉपुलर फ्रेज़ है, वो कहते हैं बिल्ली शायद काली हो या चीटी हो, वो चूहे पकड़े तो एज लॉन्ग एज इज कैचिंग माइस। यानी उसकी अहमियत उसी सूरत में हो सकती है कि वो चूहे पकड़े रंग से कते नजर। तो लिहाजा हमें ये कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है, इस पे नहीं हमने अड़ जाना। हमने अपने लोगों के लिए तरक्की लानी है, और उस तरक्की के लिए अगर हमें वेस्ट से सीखना पड़े, कहीं से भी सीखना पड़े, हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। और ये जो एक मेंटालिटी है ना चाइनीज़ की लर्निंग की, ये उनकी पुरानी जो कन्फ्यूशियस वैल्यूज़ हैं वो वहाँ से आती हैं। आज भी आप चीन जाएंगे, आप देखेंगे कि आप टैक्सी में बैठे हैं तो टैक्सी ड्राइवर भी कुछ ना कुछ फ़ायदे की चीज़ सुन रहा होगा, या उसको दिल उसका जी क्लासिक्स में इंटरेस्टेड है तो वो क्लासिक ड्रामा सुन रहा होगा, या उसने किसी हुनर में है तो वो कुछ हुनर रिलेटेड कुछ चीज़ सुन रहा होगा। तो ये एक बड़ी उनके अंदर है कि जी जो इल्म की सीखने की जस्तजू है वो बहुत ज़बरदस्त है चीनियों में। तो एक तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का था।
दूसरा उन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन अपनी इकोनॉमी की बनाई कि भाई हमने एक्सपोर्ट्स से ज़र मुबादला लेकर आना है और उससे हमने तरक्की करनी है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाया। चीन ने सबसे पहले तो एनर्जी प्रॉब्लम अपना सॉल्व किया कि भाई सस्ती एनर्जी हम कैसे लाएं, उसके लिए उन्होंने स्टेप्स लिए। फिर सड़कें, लॉजिस्टिक्स, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो उन्होंने किया। फिर उनकी रूरल पॉपुलेशन थी मेजॉरिटी, अब उसको अर्बनाइज़ करना, क्योंकि अगर आप सर्विस डिलीवरी जैसे कहते हैं ना, अगर आपने तालीम, सैनिटेशन और जो सर्विसेज हैं लोगों को, हेल्थ सर्विसेज, ये सब देनी है, तो अगर आप डेंसिटी हो जाए पॉपुलेशन की, अगर बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रहें, वहाँ पे ये सस्ता और ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ये नहीं कि आप शहरों को फैला दें तो फिर सड़कें बनानी पड़ेंगी और जो ख़र्चा आपका होगा सर्विसेज के लिए वो बहुत महंगा होता है। तो आप देखेंगे कि जो अर्बनाइजेशन हुई है चाइना में, वो पॉपुलेशन डेंसिटी उसमें जो है वो ठीक ठाक है। तो ये उनका एक जी फीचर था। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल पे बहुत इन्वेस्ट किया है। ये तो कम्युनिज़म दौर में भी हेल्थ और एजुकेशन सर्विस, और ये सारे जो कम्युनिस्ट ममालिक थे, गो रशिया हो, यूएसएसआर, प्रीवियस यूएसएसआर हो या चाइना हो, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स थे वो अच्छे खासे थे। तो उसका वो जो बैकबोन था चाइना के पास, उस पे उन्होंने बिल्ड किया, उस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, और इसी से रिलेटेड उन्होंने शुरू से ये उनको समझ आ गई थी इस बात की कि भाई हमने इनोवेशन करनी है। तरक्की का राज यही है कि आप अपने साइंसदान हों, अपने टेक्नीशियंस हों, आप अपनी इनोवेशन करें, जिद्दत पैदा करें। तो आप देखें, एक ज़माना ये था, लोग वेस्ट में कहते थे कि ये जो ईस्ट के जो लोग हैं ना, ये चीनी जापानी, ये रट्टा मारते हैं सिर्फ, ये और कुछ नहीं कर सकते। आज आप देख लें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाइना कितने आगे चला गया है, आईटी के कई चीज़ों हैं जिसमें आगे चला गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिप्लॉयमेंट में चाइना बहुत आगे है। तो ये जो जिद्दत उन्होंने पैदा की, इससे वो हायर लेवल पे लेकर चले गए अपनी इकोनॉमी को। बजाय कि वो कपड़े जूते बनाने से शुरू हुए, आज वो टेलीफोन बना रहे हैं, कंप्यूटर्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है चाइना ने, ये बड़ी कमाल की है। तो इस तमाम तर प्रोसेस में, इस सफ़र में उनकी सियासी क़यादत जो टॉप पे थी, उसकी ईमानदारी और उसकी विजन का किस हद तक ताल्लुक़ था? बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक़ है। देखें, सबसे पहले तो आप देखें कि चाइना के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ अपने जो स्पेशली जो मगरिब के दोस्त हैं कि देखें, लव इट और हेट इट, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, मैं कहना है कि इंसानी तारीख़ में इस किस्म की मैकेनिज़्म नहीं बनी है कि जो कि बिलियन लोगों को एक तरफ ले जाए। उसकी सीक्रेट ये है कि चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, पिछले साल तक उनकी मेंबरशिप थी 98 मिलियन। अब 98 मिलियन उनके मेंबर्स हैं और लीडरशिप सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन सेंट्रलाइज इस तरीके से है कि वो लोकल्स को बहुत स्पेस देती है। ये लोग अक्सर भूल जाते हैं कि वो अथॉरिटेरियनिज़म इन दैट्स उस सेंस में नहीं है जिसमें कि हम जैसे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर थी, इसमें जो लोकल कैडर है उसको बहुत स्पेस दिया जाता है, फ्रीडम दिया जाता है कि वो भी एक्सपेरिमेंटेशन करें। चीन की एक जो बड़ी नुमायाँ फीचर है वो ये है कि चाइना कभी भी एक चीज़ को टॉप डाउन एकदम नहीं करेगा। पहले वो लीडर होगा, वो कहेगा जी हमने ये करना है, और वो अपने जो लोकल लोग हैं उनको स्पेस देगा कि वो एक्सपेरिमेंट करें कि भाई ठीक है हमने वहाँ जाना है, उसके क्या क्या तरीके हैं वहाँ जाने के, तो वो पायलटिंग करेंगे हमें। और मैंने देखा कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी से भी कई दफ़ा हमारे से वो ऐसे प्रोजेक्ट्स करवाते थे जिसमें कि वो पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ चलने वाली है या नहीं। अगर ये चलने वाली है तो फिर वो उसको आगे लेके रोल आउट करते हैं एज अ नेशनल पॉलिसी। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन लोकल्स के साथ, ताकि लोकल कॉन्टेक्स्ट सामने आ जाए, ये एक बहुत नुमाया फीचर है उनकी तरक्की का। दयानतदारी सियासी रहनुमाओं की, बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल उनकी वो जो आप कहते हैं कि उनकी विज़न जो है वो ज़बरदस्त है। और
देखिए ना, लीडर तो पाकिस्तान जैसे ममालिक को भी के पास हैं, लेकिन वो ऐसे लीडर हैं कि कभी या चीन के लीडरों की बात करें तो कोई ये नहीं कहेगा कि फ़लाँ ने इतनी जायदादें बना ली, फार्म हाउस बना लिए, ये प्लाजे बना लिए, चाहे वो चेयरमैन माओ थे, चो एन लाई थे, चाहे हू जिनताओ थे। इवन शी जिनपिंग के बारे में भी कभी किसी ने नहीं कहा कि वो करप्ट इंसान है। तो आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पे अगर आपको एक दयानतदार क़यादत मिल जाती है जिसकी अपनी कोई विजन भी हो, अपने खाते बनाने से ज़्यादा वो कौम का खाता बनाना चाहते हो, तो तभी इस किस्म की तरक्की मुमकिन है। बिल्कुल जी, ये तो बहुत गवर्नेंस जो है कन्फ्यूशियस के टाइम से चाइनीज़ ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन में गवर्नेंस और मॉरल लीडरशिप जिसे कहते हैं, उसकी एक बहुत ज़बरदस्त वैल्यूज़ हैं। और हमेशा ये समझा जाता है कि अगर लीडर जो है वो सही ना हो तो कौम तबाह हो जाएगी, ये एक एहसास है उनके अंदर। और इससे रिलेटेड जो है ना, उनके यहाँ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स बहुत हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी को ज़िम्मेदारी दी जाए, उसमें फ़ेल हो जाए और उसकी कोई पूछने वाला ना हो। मैं जब देखता हूँ अपने पाकिस्तान की तरफ, हमारे यहाँ देखें अकाउंटेबिलिटी जो है वो तकरीबन नामुमकिन हमने कर दिया है, इसलिए कि सेक्रेटरी या जो टॉप हमारी लीडरशिप है ब्यूरोक्रेसी की, आज एक डिपार्टमेंट में है, कल दूसरे डिपार्टमेंट में है, परसों तीसरे डिपार्टमेंट में है, तो उससे कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की बनती नहीं है। और पॉलिटिशियंस हमारे वो भी आए दिन बदलते रहते हैं। अब चाइना में आप देखें, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो 1921 में बनी, 48-49 में उन्होंने लीडरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप ली चाइना की, और आज तक उनके पास वो लीडरशिप है। तो अकाउंटेबिलिटी है और तसलसल है, स्टेबिलिटी है। ये बहुत ज़रूरी है तरक्की के लिए कि फिर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ जाती है जहाँ उन्हें इस्तेहकाम लगे कि भाई वहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, पॉलिसीज़ हर रोज़ आए दिन चेंज नहीं होंगी। तो ये चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा फीचर रहा है कि उन्होंने कंफर्ट दी है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि भाई अगर आप आएंगे, आपके साथ जो हमने मायदे किए हैं, जो प्रॉमिसेस किए हैं, वो उस पर हम बरकरार रहेंगे। यानी मायदों पर अमल दरामद, उनका एहतराम, ये भी बड़ी बुनियादी चीज़ है। किसी दूसरे मुल्क में क्यों आके कोई सरमाकारी करे अगर उनको इस बात का यकीन ना हो कि जो कुछ उन्होंने मुआहदे पे दस्तखत किए हैं उसका एहतराम भी किया जाएगा। तो ये बताइए कि अमेरिका सुपर पावर है, चीन उस रास्ते पे चला हुआ है, इन दोनों मुल्कों में इनके ईथोस में बुनियादी फ़र्क क्या है? आई थिंक देखें, अगर आप हिस्टोरिकली देखें कि चाइना बहुत ज़बरदस्त पावर रही है, जबकि वेस्ट बिल्कुल डार्क एजेस में था, तो वहाँ पे टंग डिनेस्टी थी। टंग डिनेस्टी शायद चाइना की हिस्ट्री में सबसे ज़बरदस्त सिविलाइजेशन रही है, और वो बहुत आगे थे, टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन उनके अंदर ये एहसास था कि हम सबसे आगे हैं। चाइना में ये एक एहसास था कि भाई वी आर द मिडल किंगडम। देखें ना, चाइना में जो चाइना का नाम है जो जोंगो के मायने है मिडल किंगडम। तो वो अपने आप को मिडल किंगडम, सेंटर ऑफ द अर्थ समझते थे। वो में कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था। इसीलिए हालांकि उनके पास बड़ी पावर थी, उन्होंने कभी कॉलोनियलिज्म नहीं किया। उनका सिस्टम यह था कि भाई हम बड़े हैं, हमें मानो, हमें आप मानेंगे, उसको आप मानने का तरीका है कि आप हमें ट्रिब्यूट दें, गिफ्ट दें। अब स्पेशली अगर आप देखें, उनकी जो नेबर्स थे उसमें वियतनाम, कोरिया, जापान, उनके साथ जो उनकी रिलेशनशिप थी यही थी कि कोरियन, जापानी या वियतनामी जो लीडर्स थे वो जाते थे चाइना, एम्परर को गिफ्ट्स पेश करते थे। हालांकि उसके इवज़ में वो उनको उससे ज़्यादा गिफ्ट्स देता था, तोहफे देता था, और उनको फिर ट्रेडिंग की इजाज़त देता था चाइना के साथ। इस तरीके से वो दुनिया चलाते थे। जब वेस्ट आया, स्पेशली यूरोप में आपको पता है बहुत खाना जंगी हुई है। जब इनकी खाना जंगी हुई तो इन्हीं यूरोपियन स्टेट्स में कंपटीशन बढ़ी। उस कंपटीशन बढ़ने की वजह से ये फिर निकले बाहर यूरोप से रिसोर्सेज के लिए, और कॉलोनियलिज्म बाकायदा इनकी एक पॉलिसी बनी, और वो नियो कॉलोनियलिज्म आज भी चल रहा है।
चाइना के अंदर ये जो है कॉलोनियल या इम्पीरियलिस्टिक जो पावर बनने का हमें हिस्टोरिकली कोई एविडेंस नहीं मिलता। हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। इसमें मैं बड़ा दिलचस्प आपको वाक़या सुनाता हूँ कि मैं एक म्यूज़ियम में गया तो उन्होंने मॉडल बनाया हुआ था। इनका एक एडमिरल था, मुसलमान था, एडमिरल जंग ह वो था जिसने कि चाइनीज़ एडमिरल था नेवी का, वो शिप्स लेके वो अफ्रीका तक पहुंचा हुआ था। अरब ममालिक में भी गया, इधर इंडोनेशिया, फिलीपींस, अफ्रीका तक गया वो। और उसकी जो शिप थी वो है तकरीबन 400 मीटर्स लॉन्ग। अच्छा। और जबकि उससे 100 साल बाद जब क्रिस्टोफर कोलंबस की शिप थी वो सिर्फ 60 मीटर्स थी। तो उस आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी तरक्की कितनी थी। अब अपनी नेवल पावर जो थी बहुत थी। और जब वो नेवल पावर चलती थी उसमें यह नहीं कि एक शिप होती थी, उसमें भी स्पेशलाइजेशन थी। एक जंगी शिप है, एक शिप ऐसी है कि जिसके अंदर लॉजिस्टिक्स हैं, खाना पीना है, एक ट्रेडिंग के लिए है। तो वो कॉन्वॉय सारा जो चलता था शिप्स का, उससे हमें पता चलता है कि ये बहुत एक एडवांस किस्म की सिविलाइजेशन थी। और चाइना ने कंपस वेस्ट से पहले ईजाद कर ली थी। और ये इतनी नेविगेशन के लिए ना उस ज़माने में इंजन तो नहीं थे, तो ये सेलिंग शिप्स थी। तो उनके पास जो सेलिंग शिप्स की टेक्नोलॉजी थी वो वेस्ट से बहुत सुपीरियर थी, लेकिन उन्होंने कॉलोनियलिज्म नहीं किया। अच्छा, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है जो कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं। जिस तरह बरतानिया ने, हॉलैंड ने, फ्रांस ने दूसरे मुल्कों में जाके लोगों को ग़ुलाम बनाया, हमारा खुद इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो है डिसइंक्लिनेशन टू कॉलोनाइज, तो आप ये जो देखते हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्या ये भी उसी सोच का एक इजहार है कि आप माली वसाइल के ज़रिए, इक़्तिसादी इमदाद के ज़रिए, ताउन के ज़रिए अपना सुर नफूस फैलाएं, ना कि बंदूक और तोपों के ज़ोर पे? बिल्कुल इम्तियाज़ साहब, ये बहुत अहम नुकता है कि कन्फ्यूशन वैल्यूज़ में हार्मनी जिसे कहते हैं, अब उर्दू में आप क्या कहेंगे, हमआहंगी की एक बहुत अहमियत है। वो कहते हैं कि जनाब सबसे पहले तो अपने आप को सीधा करो, कल्टीवेट योरसेल्फ, फिर अपनी फैमिली को रेगुलेट करो, फिर अपनी स्टेट को चलाओ ताकि दुनिया में अमन हो। ये बाकायदा कन्फ्यूजन वैल्यू है। और मैं समझता हूँ कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जाहिर बात है इसके लिए चाइना का फ़ायदा है। ये कोई भी अपने मतलब के बगैर काम नहीं करता, अपने मतलब का कोई नहीं करता। लेकिन यह है कि चाइनीज़ का ये कहना है कि दे लुकिंग फॉर अ विन विन सोल्यूशन, कि हम भी जीतें, आप भी हमारे साथ जीतें, हम राइज़ करें, आप भी हमारे साथ राइज़ करें। और उसका तरीका ट्रेड ही है आजकल। और कैसे करेंगे आप? ट्रेडिंग, गुड रिलेशनशिप, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ये सारी जो चीज़ें हैं उस पे एम्फोसिस है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। अब उसको रंग दिया जाता है और वो आई थिंक दैट्स पॉलिटिक्स। लेकिन अगर आप प्योरली देखें कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके ट्रिमेंडस बेनिफिट्स होंगे कि अगर मुख्तलिफ ममालिक आपस में ट्रेडिंग शुरू कर दें। देखें ना, यूरोप ने क्या सीखा है। यूरोप ने 2 जंगें की, वर्ल्ड वॉर्स की, उसके बाद इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया। यूरोपियन यूनियन क्यों कामयाब रहा है? वो कामयाब इसलिए रहा है कि उन्होंने इकोनॉमीज़ को इंटरलिंक कर दिया। जब आप इकोनॉमीज़ को इंटरलिंक कर देते हैं तो जंग का ख़तरा जो है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कामयाब होता है, मुल्क आपस में ज़्यादा तजारत करते हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिलते हैं, उनकी रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, तो इससे जंग का ख़तरा जो है वो बहुत कम हो जाएगा। जबकि वेस्ट में हम देख रहे हैं कि इसके बरक्स, वो पहले तो बड़ी ट्रेड की बातें करते थे, WTO उन्होंने बनाई, लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि वो ट्रेड बैरियर्स उठा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और ये जो है इससे जो है जंग के ख़तरे बढ़ते हैं। अच्छा, उसमें मुनाफ़क़त भी और मसलहत भी बहुत ज़्यादा आ गई है ना। जैसे हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे थे, तो इसके हवाले से भी मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें फैलाते रहे, या डिसइंफॉर्मेशन भी जिसको कहते हैं, कि ये तो वर्ल्ड बैंक या जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके मुकाबले में इन्होंने
ये एक बैंक खड़ा कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई उनके मुकाबले पे खड़ा किया गया है ये बैंक चीन में, या फिर इसकी बुनियाद जो है वो एक वो फ़िलासफ़ी है, वो चाइनीज़ स्पिरिट जो है कि आप दौलत की तकसीम और सरमायाकारी इंसाफ की बुनियाद पे करें ताकि जो विन विन आपने बात की कि सबको उसका फ़ायदा हो। लेकिन जैसा ये बैंक अनाउंस हुआ था तकरीबन अक्टूबर 2012 में, शी जिनपिंग साहब जकार्ता गए थे, वहाँ उन्होंने अनाउंस किया कि वो AIB चाइना लीड करेगा। इससे पहले अगर आप 4-5 साल पहले वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स में देखेंगे, जो गवर्नर्स की मीटिंग होती हैं हर साल, चाइना को जो गवर्नर है वो मुसलसल कई सालों से कह रहा है कि भाई कैपिटल बढ़ाएं, क्योंकि जो पैसा वर्ल्ड बैंक या दूसरे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं ADB की तरह, वो काफ़ी नहीं है। और जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ADPI इंस्टीट्यूट है एक टोक्यो में, उनके अपने एस्टिमेट हैं कि, और ये सिर्फ एशिया के लिए थे, कि एशिया को उस वक्त 2012 में $1.2 ट्रिलियन पर ईयर चाहिए। अच्छा, जबकि वर्ल्ड बैंक और ADB मिल मिला के मुश्किल से 100 बिलियन उस वक्त कर रहे थे। तो अशद ज़रूरत थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कैपिटल और आए, पैसा और आए। वो पैसा वेस्ट ने बहुत, मतलब चाइना अकेला नहीं था, चाइना, इंडिया, ये ब्रिक्स कंट्री जो हैं, ये मुसलसल आवाज़ उठाते रहे कि भाई आप रिफ़ॉर्म करें वर्ल्ड बैंक को, लेकिन इनकी नहीं सुनी गई। जब नहीं सुनी गई तो जो एक बड़ा फेमस जी माओ का कोट है कि देन विल मेक आवर ओन किचन। सो चीनियों ने कहा कि ठीक है, फिर हम अपना बैंक बनाते हैं। तो उन्होंने उस स्पिरिट में ये बैंक बनाया है। अब उसको आप एक कंपटीशन समझें, मैं नहीं समझता कि वो कोई कंपटीशन है, बल्कि इनफैक्ट अगर आप रियलिटी देखें, AIB तो 50% ऑपरेशन को फाइनेंस करता है वर्ल्ड बैंक और ADB के साथ। अच्छा। तो इनके साथ हमहंगी में वो चल रहा है, और उसने जो अपने लिए जो प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए हैं वो भी इन्हीं बैंकों से मिलते जुलते हैं। इसीलिए इन बैंकों के लिए AIB के साथ काम करना बहुत आसान है, और ये बहुत हेल्थी रिलेशनशिप है। बल्कि मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया में, जबकि हम देख रहे हैं कि मल्टीलैटरलिज्म जिसे कहते हैं वो अंडर चैलेंज है, एक जगह जहाँ पे वो अभी भी चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है, वो AIB है। वहाँ पे यूरोपियन भी बैठते हैं बोर्ड में, और चाइनीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इकट्ठी बैठ के हल करते हैं मसले। तो चले, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। हम शुक्रिया आपका। और बुनियादी तौर पे दोस्तों, आपने हामिद शरीफ साहब की बातें सुनी, और हमारा मकसद इसका ये था कि जो हज़ार साल पुरानी एक तहज़ीब है उसकी असास क्या है, चाइना स्पिरिट क्या चीज़ है, विन विन कोऑपरेशन की वो बात करते हैं, यानी ताउन का एक जज्बा है, बाहमी फ़ायदा, यानी फ़ायदा सबको होना चाहिए जब हम मिल बैठते हैं, तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं। और ये कि चीन की तरक्की का राज जो है वो एक तो ये कि आपने इंसानी वसाइल को तरक्की दी, ट्रेड पे तरक्की दी, लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है इस पूरे प्रोसेस को किसी ने लीड तो किया है। वो लीड किया है कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं ने, और वो रहनुमा बज़ाते ख़ुद बड़े ईमानदार लोग थे। उनकी अपनी एक विज़न थी जिसकी वजह से आज उन्होंने चीन को अमेरिका के तकरीबन हम पल्ला ला के खड़ा कर दिया है। तो बड़ा ज़रूरी है, रूल ऑफ लॉ भी ज़रूरी है, टॉप क़यादत की ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर कौमों की तरक्की बड़ी मुश्किल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।